1.5 महीने का प्यार। पहली बार मुझको खुशबू दीदी अपने साथ दिल्ली लेके आई थी। उस पहली बार दिल्ली आने, दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाने से पहले की कहानी महाभारत के पहले अध्याय आदि पर्व की तरह है, जिस पर अलग से कहानी लिखी जा सकती है। बस यूं समझ लीजिए कि खुशबू दीदी ने महाभारत की वो लड़ाई जीत ली और मुझको अपने खर्चे पर दिल्ली लेके आने में कामयाब हो गई। अब जरा मैं आपको अपनी खुशबू दीदी के बारे में कुछ बता दूं। खुशबू दीदी हमारी बड़ी मौसी की बेटी हैं। मौसी जी हमारे शहर में रहती हैं, हमारे घर से 2 मोहल्ले दूर। खुशबू दीदी ने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली आके MBA किया और फिर दिल्ली में ही बैंक की नौकरी करने लगी। हम जब चप चप तेल में डूबे अपने बालों को लाल फीते से कसकर 2 चोटियां बनाए हुए अभी स्कूल जाया ही करते थे, तब खुशबू दीदी अपने बाल ब्लंट कट में रखती थी। जब हमको छुप छुप के भी भैया की साइकिल चलाने की इजाजत नहीं थी, तब खुशबू दीदी पूरा शहर अपनी स्कूटी पे ना पाया करती थी। जब मैंने बड़ी मुश्किल से बोर्ड एग्जाम में पास किया, तब तक खुशबू दीदी ने MBA कर लिया था। मुझसे बहुत बड़ी थी, लेकिन खुशबू दीदी की शादी वादी हुई नहीं थी तब। कब होगी, कैसे होगी, कहां और किससे होगी, ये कुछ वैसे सवाल थे जिन पर कई साल कई बार गोलमेज सम्मेलन कर चुकने के बाद अब खुशबू दीदी का परिवार भी हार मान चुका था। खुशबू दीदी को नौकरी करते कई साल हो गए थे। इन सालों में अपनी कमाई से अपने ही बैंक से लोन की किस्तें चुकाते हुए घर और गाड़ी खरीद लेने के बाद खुशबू दीदी घर बसाने की अहम सामाजिक मजबूरी को अब बेहद गैर जरूरी बताने लगी थी। जाहिर है, जिस लड़की का रवैया ऐसा विद्रोही और बागी हो, उस लड़की की छत्रछाया में भला कोई अपनी 24 साल की बेटी को क्यों डालना चाहेगा। लेकिन खुशबू दीदी के आगे किसी की नहीं चलती, माँ पापा और भैया की भी नहीं चली। और आखिरकार मुझको दिवाली की छुट्टी के बाद बोरिया बिस्तर समेत खुशबू दीदी लेके दिल्ली चली आई। मैं दिल्ली जा क्यों नहीं थी, ये ठीक ठीक सोचा नहीं था उस वक्त। तब लगता था कि रोज रोज लड़के वालों के सामने अपने रूप, गुण, सूरत, सीरत की प्रदर्शनी लगाने की जिल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। तब लगता था कि कुछ दिनों के लिए ही सही अपनी कुएं जैसी जिंदगी से बाहर निकलकर नई नजरों से, खुशबू दीदी की नजरों से दुनिया को देखने का मौका मिल जाएगा। खुशबू दीदी की जिरह के आगे माँ पापा ने भी यही सोचा होगा। लड़की कंप्यूटर क्लास कर लेगी, लड़की अंग्रेजी बोलना सीख जाएगी, गाड़ी वाड़ी चलाना सीख जाएगी, अरे थोड़ी और स्मार्ट हो जाएगी तो शादी के बाजार में इसको उतारना और आसान हो जाएगा। आजकल सारे लड़के वैसे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाली, कार चलाने वाली, नौकरी पेशा लड़कियां चाहते हैं। लड़कियां अच्छा खाना बनाती हो तो वो बोनस है। फिर क्या था, 2 महीने के लिए मेरे दिल्ली प्रवास को मंजूरी दे दी गई और मैं खुशबू दीदी का हाथ थामे हुए अपना छोटा सा सूटकेस बांधे छोटे से शहर के एक छोटे से घने मोहल्ले के एक छोटे से घर की एक छोटी सी 4 दीवारी पार करके एक बड़े से महानगर, देश की राजधानी दिल्ली आ पहुंची। तब किसी ने ये थोड़े ना सोचा होगा कि दिल्ली में मुझको प्यार हो जाएगा। बस यूं समझिए कि पहली नजर का ही प्यार था वो। ऐसा नहीं कि पहली नजर में किसी को देखकर मेरा दिल पहले कभी धड़का ना हो, पहले कभी मेरी बाईं आंख फड़की ना हो, लेकिन कहीं बात आगे बढ़ी नहीं थी और मेरे मन में छुपकर बैठा प्यार पापा और भैया की छड़ी के डर से किसी कोने में छुपा ही रहा। दिल्ली आई तो हिम्मत आई मुझको भी और मेरे मन में छुप के बैठे प्यार को भी। अपने प्यार का किस्सा सुनाने के पहले दिल्ली शहर में अपनी जिंदगी की एक झलक दे देती हूं आपको। तो हुआ यूं कि दिल्ली पहुंचते ही खुशबू दीदी मुझको घर से बाहर निकालने के 100 बहाने खोजने लगी। मुझको आजाद और स्मार्ट बनाने की उनको इतनी जल्दी थी कि पहले ही दिन ब्यूटी पार्लर लेके चली गई। एक क्लास में भी दाखिल करा दिया, अंग्रेजी सीखने वाली क्लास में। अंग्रेजी सिखाने के साथ साथ ये लोग बड़े शहरों के लोगों के साथ उठने बैठने, बातचीत करने, दोस्ती करने का शऊर भी सिखाते थे। कहा गया कि आपकी पूरी पर्सनालिटी पर 4 चांद लगा देंगे, ऐसा कि कोर्स खत्म होने के बाद आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर देगा। मैं दिल्ली आई तो मुझको इतनी ही अंग्रेजी आती थी कि दिल्ली में कहीं गुम हो गई तो किसी तरह अंग्रेजी बोल बोल के अपना नाम पता बता देती। हेलो, माय नेम इज सुमन, फादर नेम मिस्टर बीबी शर्मा, फादर स्कूल टीचर, मदर हाउसवाइफ, 1 बिग ब्रदर, आई एम BSc होम साइंस। इसके बाद तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अफ्रीकन सब एक सा लगता था। बाकी छुट्टियों का दिन खुशबू दीदी से कार चलाना सीखने में जाता था और मैं आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाने के लिए आज जिंदा हूं तो वो इसलिए क्योंकि मुझको कार चलाना कभी आया ही नहीं।
अच्छा हुआ कि कार चलाना नहीं आया और बस से आना जाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसी बस स्टॉप पर 511 नंबर की उसी बस में तो मुझको पहली बार, बल्कि आखिरी बार ऐसा लगा था कि किसी को देख के सांस रुकती है तो कैसे रुकती होगी। पहली बार किसी लड़के को देख के बार बार लगता था कि मैंने इसको कहीं देखा जरूर है। मैं और वो एक ही बस स्टॉप पे चढ़ते थे ठीक 9:30 बजे, जब पूरी दिल्ली अपने घर से दफ्तर पहुंचने के घमासान में लगी रहती है और जब पूरा शहर या तो बसों में होता है या फिर अपनी गाड़ियों में। पहली बार हम तब मिले जब बस के फुटबोर्ड पर किसी तरह लटकते हुए हम अपनी अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे। दूसरी बार भी हमने बस में ही एक दूसरे को देखा। तीसरी बार भी ठीक वहीं। चौथे दिन समझ में आया कि दिल्ली जैसे शहर में दफ्तर जाते हुए वक्त की पाबंदी ऐसी आदत है जिसके आधार पर लोग बसों, मेट्रो में सीटें मिलने या कम से कम खड़े होने की उम्मीद बनाए रखते हैं। इस बस में रोज वही चेहरे दिखते, वही अपने अपने टिफिन का डब्बा संभाले काम पर जाते लोग, वही गीले बालों में ऑफिस में कोई नौकरी करने जाती लड़की जिसका नाश्ता भी बस में होता, और वही लड़का जो मेरे स्टॉप से चढ़ता और जिसको देख के लगता कि मैंने इसको देखा जरूर है कहीं। हमारी क्लासेस चलती रहीं और बस से सफर भी जारी रहा, लेकिन उस लड़के से कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ उसको देखते और उसके बारे में सोचते 3 हफ्ते निकल गए। फिर एक दिन मैंने इंस्टीट्यूट से घर लौटने के लिए बस ली तो बस में फिर मुझको वही लड़का नजर आया, खिड़की से बाहर देखते हुए, अपने आप में खोया हुआ, दुनिया से कटा हुआ। उसके बगल की सीट खाली थी और मुझको आज तक नहीं मालूम कि उस सीट पे जाकर बैठ जाने की हिम्मत मुझ में कैसे आई। प्यार हिम्मत दे देता है शायद। मैं उस सीट पे जा बैठी, लेकिन उस लड़के ने एक बार भी घूम के नहीं देखा। वो वैसे ही खोया हुआ, उदास सा अपनी सीट पे बैठा रहा। 40 मिनट का सफर उसको कनखियों से देखते हुए गुजरा। 40 मिनट वो खिड़की से बाहर दौड़ती हाँफती दिल्ली को देखता रहा। हमारा स्टॉप आने लगा तो उतरने के लिए मैं खड़ी हो गई, लेकिन वो लड़का वहीं बैठा रहा, गुमसुम, वैसे ही खिड़की के बाहर देखता हुआ। बस हमारे स्टॉप से आगे निकल गई और मुझको खुद पे झल्लाहट भी हुई। जाने क्यों मैं उतरी नहीं और उस लड़के को देखती रही। इससे पहले कि अगला स्टॉप भी निकल जाता, मैंने उससे धीरे से पूछा, आपको उतरना नहीं? लड़का ऐसे बैठा रहा जैसे उसने मेरी आवाज सुनी ही ना हो। मैंने फिर जरा जोर से पूछा, आपको उतरना नहीं है? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मैंने उसके कंधों को हिला के फिर से पूछा, आपको उतरना नहीं है? इस बार उसका ध्यान टूटा और चौंक के उसने मेरी ओर देखा। आपका बस स्टॉप पीछे छूट गया। उसने मेरी ओर हैरानी से देखा, फिर बाहर देखा, ऐसे जैसे तब होश आया हो कि बस पहुंची कहां है, और बिना मुझे कोई जवाब दिए मेरे बगल से निकलते हुए वो लड़का स्टॉप पे बस के रुकते ही उतर गया। इससे पहले कि मेरी हैरानी खत्म होती और मुझको उतरने का होश आता, बस आगे बढ़ चुकी थी। मैंने किसी तरह बस रुकवाई और बस से करीब करीब कूदते हुए उतर गई। मुझे उस लड़के पे इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि जिसके लिए अपना बस स्टॉप मैंने मिस किया, जिसके घर का रास्ता याद दिलाया, उसको इतनी भी तमीज नहीं कि वो मुझको थैंक यू कहे। मैं दौड़ती हुई बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि सामने जो नजर आएगा चिल्लाऊंगी उस पर। सामने वो दोनों हथेलियां एक दूसरे में फंसाए, सर झुकाए, गुमसुम बैठा हुआ था, उसी बस स्टॉप पे जहां वो उतरा था। उसकी ऐसी शक्ल देखकर मेरा मन पिघल गया, गुस्सा उतर गया। मैं फिर उसके बगल में जाके बैठ गई। हेलो, माई सेल्फ सुमन, योरसेल्फ? जितनी अंग्रेजी आती थी सब उसके सामने झाड़ दी। वो फिर हैरान होकर मेरी ओर देखने लगा। माय गॉड, कैसी सुंदर आंखें थी उसकी, काली, गहरी, बड़ी बड़ी। हाँ, जानती हूं लड़कियां लड़कों की आंखों की तारीफ नहीं करती, लेकिन सुंदर को सुंदर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। खैर, उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, सुधीर, वीएस सुधीर। अरे बाप रे, ये कैसा नाम है? नाम कौन सा है, टाइटल कौन सा? लेकिन देखिए कि नाम भी एक दूजे के लिए टाइप के थे। मैं सुमन, वो सुधीर। मैं तरकश, वो तीर। मैं शक्कर, वो खीर। लेकिन बात आगे कैसे बढ़े ओ वीर। सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन खैर जनाब के मुंह से बोली तो फूटी, वरना मुझको तो लग रहा था कि आज मौनी अमावस्या का व्रत ना रखा हो कहीं। वो मेरी और सुधीर की पहली मुलाकात थी। प्रॉब्लम? मैंने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। नो प्रॉब्लम, सुधीर ने बात ही खत्म कर दी। सम प्रॉब्लम? मैंने बेबाक होकर पूछा। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
अच्छा, तो बातचीत के बढ़ने की गुंजाइश थी। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। जितनी मुझको अंग्रेजी आती थी उतनी ही सुधीर को हिंदी आती थी। सुधीर के लहजे से समझ में आ गया था कि वो न तो दिल्ली से है न उत्तर भारत से। किसी दक्षिण भारतीय से मेरा पाला पहले कभी पड़ा नहीं था, इसलिए सुधीर से बातचीत कर पाना करीब करीब नामुमकिन था। फिर भी वहीं उसी बस स्टॉप पे बैठे बैठे टुकड़ों टुकड़ों में सुधीर की आपबीती से जो मुझको समझ में आया वो ये था कि आज ही सुबह दफ्तर वालों ने छटनी करने के चक्कर में कंपनी के 60 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया था। सुधीर के माँ बाप बूढ़े थे और वो एक हारे हुए सिपाही की तरह मैदान जंग छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मैं सुधीर से कुछ कह नहीं पाई। अंग्रेजी समझ तो लेती थी, लेकिन इतना भी बोलना नहीं आता था कि उसको सांत्वना या हिम्मत के 2 शब्द बोल सकूं। लेकिन फिर भी मैं सुनती रही, वो बोलता रहा। हम पता नहीं कितनी देर ऐसे ही बस स्टॉप पे बैठे रहे और फिर अचानक सुधीर ने मुझसे पूछा, होम, घर? यू डोंट हैव टू गो बैक? घर नहीं जाना? मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, यू, तुम? फिर हम दोनों खामोश पैदल चलते हुए घर के पास वाले बस स्टॉप तक आ गए थे। मैंने इशारे से उसको अपनी बिल्डिंग दिखाई और सुधीर ने इशारे से अपनी। हमारी बिल्डिंग्स आमने सामने थी। हमको घर लौट जाना चाहिए था। इस छोटी सी दोस्ती का कोई हासिल नहीं था। ये थोड़ी देर का प्यार किसी काम नहीं आता है। लेकिन दिल तो दिल है, किसी की नहीं सुनता। अपनी मर्जी से अपनी एक ऐसी दुनिया बसा लेता है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एक छोटे से शहर से आई एक लड़की का एक अजनबी शहर में एक अजनबी के साथ खड़े होकर इस तरह वक्त गुजारना भी नामुमकिन नहीं होता। दिल ने मेरी नहीं सुनी। फिर भी मैंने दिल पे एक एहसान किया, उसकी सुन ली और सुधीर को चाट खिलाने के लिए नजदीक के बाजार तक ले गई। सुधीर ने मेरी सुन ली और मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। ये शायद उसने भी अपने दिल की सुन ली होगी। चाट खाते खाते मुझको अचानक याद आ गया कि सुधीर को देख के ऐसा क्यों लगता था कि मैंने उसको पहले भी कहीं देखा है। इसको इत्तेफाक कहिए या मेरे पागल दिमाग का फितूर, सुधीर की शक्ल में मुझको अचानक एक दूजे के लिए फिल्म के हीरो कमल हासन की शक्ल दिखाई दे रही थी। ये सोच के मैं अचानक जोर से हंस पड़ी और सुधीर चौंक गया। व्हाट? उसने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, मैं फिर भी हंसती रही। सुधीर झेपते हुए मेरी तरह सोंठ की चटनी के साथ आटे के गोलगप्पे एक बार में खाने की नाकाम कोशिश करता रहा और मैं हंसती रही, इत्तेफाक की सोचकर। हम वाकई एक दूसरे के लिए बने थे। मैं सुमन, वो सुधीर। मैं तरकश, वो तीर। मैं शक्कर, वो खीर। मैं रांझा, वो हीर। सॉरी, वो रांझा, मैं हीर। ये हमारी प्रेम कहानी का पहला पार्ट था। सुधीर जिस शहर से था उसका नाम आज भी मुझको सही से बोलना नहीं आता। भारत के नक्शे में देश का वो हिस्सा मैंने ठीक से देखा भी नहीं था कभी। चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, नागापट्टिनम सब मेरे लिए एक बराबर थे। दक्षिण भारत से डोसा और इडली, सांभर और चटनी का ही नाता था और यहां देखिए कि जाने कौन सा नाता था कि मैं देश, दुनिया, भाषा, बोली, उत्तर, दक्षिण सब भूल के बस एक दिल की बोली और प्यार की भाषा समझना चाहती थी। मैं और सुधीर उस दिन के बाद भी मिलते रहे। बस स्टॉप पर जब मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकल रही होती और वो नौकरी की तलाश में भटकने के लिए शहर भर की खाक छानने के लिए निकल रहा होता। सुधीर की नौकरी के लिए मैं जाने कितनी मन्नतें मांगती रही, जाने कितने मंदिर मजारों की चौखटें चूमती रही, लेकिन उसको 1.5 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। इसका एक फायदा यह हुआ कि खुशबू दीदी के घर लौटने से पहले शाम का कुछ वक्त मुझको सुधीर के साथ बिताने को मिल जाता था। दूसरा फायदा यह हुआ कि उससे बात करने की कोशिश में मेरी अंग्रेजी सुधर गई और उसकी हिंदी। 1.5 महीने में ही हम एक दूसरे के बारे में न जाने क्या क्या जान गए थे। उसके भांजे की आंखों का रंग कैसा है, उसकी अम्मा के बालों में लगाने के लिए हर सुबह फूल कौन लेके आता है, सुबह सुबह उसके दरवाजे पे अक्का यानी दीदी कैसा मुग्गू यानी अल्पना बनाती हैं, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कैसी नौकरी करनी है, उसको कैसी जिंदगी जीनी है। हम सारी बातें करते लेकिन अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करते। हमने कभी कोई वायदा नहीं किया एक दूसरे से, कभी साथ जिंदगी गुजारने की बात भी नहीं हुई। लेकिन यह भी सच था कि हमें एक दूसरे का साथ होना अच्छा लगता था। हम बड़ी बेसब्री से बस स्टॉप से बस साथ लेने और शाम को थोड़ी देर साथ में हो पाने का इंतजार करते रहते थे। वीकेंड पहाड़ सा गुजरता था।
हम हर रोज मिलते और हर रोज मैं इस बात पे हैरान होती कि हम आखिर मिलते क्यों हैं। जिंदगी में कभी कोई लड़का मेरा दोस्त नहीं बना और जो पहली बार दोस्त बना उससे मुझको प्यार ही हो गया। मैं सुधीर के साथ होती तो घर बार, लोग बाग, रिश्ते नाते सब बेमानी लगते। उसके साथ होती तो उसके लिए बगावत करने की हिम्मत बची रहती। सुधीर का साथ छूटते ही सब नामुमकिन लगता। अपनी बुद्धि और समझ पर, अपनी हरकतों पर तरस आता। मैं वाकई रेगिस्तान के उस प्यासे मुसाफिर की तरह मरीचिका का पीछा कर रही थी जो पानी की आस में एक दिन दम तोड़ देता है। मैं भी या तो इस बेतुके प्यार के रिश्ते में मर जाती या फिर इसके ना होने के गम में। मरना तो हर हाल में था। तय ये करना था कि पापा और भैया के हाथों जान गंवानी है या फिर प्यार में जान देनी है। यहां भी एकदम फिल्मी ट्रैजिक एंडिंग तय थी, लेकिन हमारी प्रेम कहानी में क्लाइमैक्स कुछ जल्दी आ गया। इश्क और मुश्क की खुशबू में अपने आपे से बाहर होती सुमन का आखिर खुशबू दीदी से आमना सामना हो ही गया। खुशबू दीदी ने हमको साथ साथ दुनिया से बेफिक्र हंसते खिलखिलाते सड़क पार करने की कोशिश करते देख लिया था। मैं तुझको इसलिए दिल्ली लेके आई थी? खुशबू दीदी ने ठीक वही सवाल पूछा जिसकी मुझको उम्मीद थी। मैं सर झुकाए खड़ी रही। हर रोज मिलती है उससे? मैं फिर भी चुप। जानती भी है वो लड़का है कौन, रहता कहां है, नाम क्या है उसका? मैंने धीरे से हां में सर हिलाया। बस बात ही हुई है या और भी कुछ? खुशबू दीदी ने पूछा और मैं चोट खाई नजरों से बिना जवाब दिए उनको देखती रही। ये शहर बहुत बुरा है बन्नू। छोटे शहरों की मासूमियत नहीं है यहाँ पे। सब धोखा है, सब झूठ, सब फरेब। खुशबू दीदी बड़बड़ाती रही और उस दिन पहली बार उनके जख्म खुले में दिखे थे मुझको। अपनी जिंदगी में पहली बार खुशबू दीदी पे तरस आया था मुझको। जिसने जिंदगी में प्यार कभी किया ना हो उस पे तरस ही तो आ सकता है। कैसे बताती उनको कि प्यार भरोसा करना सिखाता है, फरेब करना नहीं। उसी शाम खुशबू दीदी ने फरमान जारी कर दिया कि वो सुधीर से मिलना और उससे बात करना, उसको परखना चाहती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए राजी हुई। अपने रिश्ते को लेकर मैं भी अपने भ्रम नहीं तोड़ना चाहती थी शायद। मैं उस शाम देर तक सुधीर का फोन मिलाने की कोशिश करती रही। फोन किसी ने नहीं उठाया। अगली सुबह बस स्टॉप पे उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। वापस लौटकर पार्क के बाहर खड़ी उसका इंतजार करती रही, वो फिर भी नहीं आया। मैं अब उस बिल्डिंग के सामने थी जिसमें सुधीर रहता था। फ्लैट का नंबर मुझको मालूम नहीं था, ये भी नहीं जानती थी वो रहता किसके साथ है। दरबान से पूछने की कोशिश की तो उसने मुझको झिड़क दिया। मैडम 650 फ्लैट हैं सोसाइटी में, हम किसका किसका नाम याद रखें, वो भी एक किराएदार का। मन आशंकित था लेकिन हिम्मत टूटी नहीं थी अभी। मुझको सुधीर पे भरोसा हो न हो खुद पे था। मैं किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती थी। फिर भी सुधीर का पता नहीं चला और मैं भारी मन से घर लौट आई। मुझको शाम को खुशबू दीदी के लौटने और उसका सामना करने से डर लग रहा था। अब मुझ पे तरस खाने की बारी उनकी थी। इतने बड़े शहर में मैं कहां ढूंढती अपने सुधीर को। मैं सुधीर को ढूंढ नहीं पाई और उसका इंतजार करते करते कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट गई। सुधीर का कोई अता पता नहीं था। मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मैंने प्यार को समझने में कोई भूल की है। मैं अपने घर लौट गई और खुशबू दीदी के पदचिन्हों पर चलते हुए सबसे बगावत करके बैंक के इम्तिहान दिए और पीओ हो गई। एक सरकारी बैंक की नौकरी करते हुए शहर शहर भटकती भी रही, ट्रांसफर भी लेती रही। एक दिन दक्षिण भारत के उसी शहर में पोस्टिंग आई मेरी जहां से सुधीर था। शहर का नाम क्या था इससे क्या फर्क पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि 1.5 महीने टूट कर जिसको मैंने प्यार किया, जिस पर न चाहते हुए भी दिल ने भरोसा बचाए रखा, जिसको मैं हर शहर में ढूंढती रही, उस सुधीर को अखबार के एक पन्ने पर देखा था मैंने। वीएस सुधीर के नाम की श्रद्धांजलि अन्ना, अम्मा, अक्का की तरफ से थी। उस वीएस सुधीर की जिसकी आज 10वीं पुण्यतिथि थी और जो वक्त से पहले किसी अनजान शहर में किसी जानलेवा सड़क हादसे का शिकार हो गया था। उस दिन पहली और आखिरी बार मैं सुधीर के लिए जी भर के रोई थी। बस इतनी सी थी कहानी।